हेलो बच्चों, हमने पिछले क्लास में भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा की थी और इसमें हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह पर विचार किया था कि ये कब हुए और इसमें कौन कौन सी मुख्य घटनाएं और क्या क्या आंदोलन में फैसले लिए गए थे। तो आज हम लोग उसी के तहत आगे बढ़ते हुए हम लोग रोलेक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ तो इससे उत्साहित होकर महात्मा गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। ये रोलेक्ट एक्ट जो था, ये ब्रिटिश शासन जो थे वो जो हमारे भारत में हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में एक कानून पारित किया गया था जिसे रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। और इस रोलेक्ट एक्ट में, इस कानून में यह था कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, जो कि भारतीय आंदोलनकारियों के लिए बहुत ही बुरा कानून था, क्योंकि इस तरह का कानून से वे लोग कुछ भी आंदोलन को आगे चला नहीं पाते। इसलिए महात्मा गांधी ने इसका एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया इसके विरोध में, क्योंकि ये भारतीयों के हित में नहीं था। और इसलिए महात्मा गांधी ने के साथ बहुत सारे लोग जो भारतीय उसमें आंदोलनकारी लोग, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी का साथ दिया और इस कानून का विरोध किया। और इस महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। यहाँ पर हम लोग अवज्ञा मतलब कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसके लिए 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना था और शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, टेलीग्राफ सुविधा बाधित कर दी गई। और इन सब घटनाओं को देखकर अंग्रेज लोग थे वो हिल गए और वे सोचे कि अब तो ये भारतीय लोग से लोहा लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने भारतीयों का दमन करना शुरू कर दिए। वो भारतीयों को सताना शुरू कर दिए। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। अंग्रेज सरकार जो थी उसकी जो नीतियां थी वो भारतीयों के विरोध में थी और अंग्रेज सोचते थे कि हम भारतीयों को दबाकर हम अपनी शासन को चला सकते हैं, लेकिन यहाँ भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हो जाने से ये संभव नहीं दिख रहा था। इसलिए अंग्रेज एक से एक अत्याचार भारतीयों पर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये सब बंद हो गया, रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया व्यापक तौर पर, तो उसके बाद एक और घटना आती है जिसे कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड है जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता का गवाही देता है। यानी ब्रिटिश लोग कितने क्रूर थे इसको इस घटना ने साबित कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग बैसाखी मेले में जमा हुए थे और वहां पर वे लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। और यह मैदान चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक ही दरवाजा था। और जब यहाँ पर लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे थे और वहाँ पर गांव से लोग आए हुए थे, उनको पता नहीं था कि अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ जो है वो सैनिक के हाथ में विशेष परिस्थिति में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है
तब जो नियम प्रभावी होते हैं उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। आज के परिवेश में हम इसको 144 की घटना कहते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं इस लॉ के अनुसार। इस कानून में जहां पर भी शक होगा पुलिस को तो वे लोग गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर जनरल डायर जब देखते हैं कि लोग जमा हुए हैं ये जालियांवाला बाग हत्याकांड बाग में, तो वहां पर वो अचानक अपने सेना को लेकर आ जाते हैं और सैनिकों सिपाहियों को निर्दोष भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। और इसमें ये जो सैनिक होते हैं वे चारों तरफ से दरवाजा बंद करके निर्दोष भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। यह एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना है। ये अंग्रेजों का मतलब अन्याय का एकदम एक तरह से क्या कहा जाए, बहुत ही क्रूरता का प्रमाण है, जो हर भारतीय को सदियों के लिए एक जख्म दे गया। लेकिन इस घटना ने अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिला दिया। वहां पर जितने लोग थे उस बाग में एक कुआं भी था। भागने के क्रम में लोग कुआं में भी बहुत कोई बचने के लिए दौड़ गए और जो लोग गोली से नहीं मराए उन पर लोग चढ़ गए, इस तरह से वो लोग मर गए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसने भारतीयों को पूरी तरह से हिला दिया। और इस घटना से गांधी जी भी जब इस घटना को देखते हैं तो वो बहुत ही बुरा महसूस करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और इसके विरोध में लोग फिर से सड़क पर उतर आते हैं। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरे भारत में एक फिर से क्रांति ला देता है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते हैं। और उनके आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार फिर दमन का रास्ता अपनाती है और उनको सड़क पर नाक घसीटने के लिए मजबूर करती है। भारतीय लोगों को अंग्रेजी साहबों के सामने अपने नाक रगड़ने होते हैं और लोगों को कोड़े मारे जाते हैं और बम बरसाए गए। इस तरह का एकदम हिंसक घटना उसके जालियांवाला बाग के जवाब में होती है, जिसके कारण महात्मा गांधी का दिल जो है, जो अहिंसा के पुजारी थे, उनका दिल हिल जाता है और वो असहयोग आंदोलन को क्या करना चाहते हैं, मतलब सत्याग्रह आंदोलन को वहीं पर छोड़कर फिर से एक नए आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कार्यकाल जो है 1920 से 22 तक ये आंदोलन चलाया गया। और असहयोग का मतलब होता है जिसमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और 1922 ईस्वी को यह आंदोलन गोरखपुर के चौरा चौरी कांड के बाद समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि ब्रिटिश सरकार दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, उसका भारतीयों पर क्या असर पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के चलाने से भारतीयों पर क्या असर हुआ। चूँकि हम लोग जानते हैं कि असहयोग का आंदोलन का मतलब था कि जितने भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उपाधियां दी थी, जैसे महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, इन सब पदवियों को उन्होंने वापस लौटा दिया। और इस आंदोलन ने लोगों में एक नया उत्साह भर दिया और अनेक लोगों ने सरकार द्वारा दी गई उपाधियां लौटा दी। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए, यानी शराबों के दुकान पर पिकेटिंग की गई। हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगे। लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, घर घर में चरखा का इस्तेमाल
होने लगा, क्योंकि लोग अपने ही देश में बनाए हुए कपड़ों का, सूती वस्त्र का उपयोग करने लगे और विदेशी वस्त्रों को का बहिष्कार किया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, यानी वकील जो सरकारी वकालत करते थे उन्होंने भी वकालत को छोड़ दिया। इस तरह से असहयोग आंदोलन जो था वो बहुत ही सफल रहा, लेकिन कई जगह पर इसके मायने जो थे अलग अलग थे। महात्मा गांधी ने स्वराज की कल्पना की थी, लेकिन भारत के अंदर अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के लिए ये धाराएं जो थी अलग अलग थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया और स्वराज को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए स्वराज के मायने अलग अलग थे। चूंकि स्वराज का अर्थ था अपना राज्य कायम करना, हम लोगों को भारत पर अंग्रेजों का शासन ना होकर भारतीयों का शासन लाने की का दर्शन देखा गया था, लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए ये दर्शन जो था अलग अलग था। जैसे शहरों में आंदोलन, शहरों में जैसा गांधी जी चाहते थे वैसा ही कार्यक्रम चलाया गया और आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। लोग शराब की दुकानों का पिकेटिंग किए और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किए, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा, क्योंकि इस आंदोलन में कहा गया था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, लेकिन देसी कपड़े जो थे, सूती के कपड़े, वे महंगे होते थे और विदेशी कपड़े जो होते थे वो सस्ते होते थे। तो गरीब लोग जो थे वो देसी कपड़े खरीदने में समर्थ नहीं थे, जिसके कारण ये फिर वो लोग विदेशी कपड़े खरीदने लगे। विद्यार्थी और शिक्षक भी सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, क्योंकि उस समय देसी स्कूल ज़्यादा नहीं थे, तो बहुत से लोगों को पढ़ाने के लिए और अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए फिर से स्कूल को ज्वाइन करना पड़ा। और विद्यार्थी लोग भी जो थे वे लोग कब तक अनपढ़ रहते, इसलिए वो लोग ये स्कूलों में पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा के बिना वो लोग फिर आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए वो लोग पढ़ने के लिए वापस चले गए। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में लौटने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, हम लोग देखते हैं कि शहरों में तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये इस आंदोलन का असर कुछ अलग था। उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को कुछ और ही समझा। उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जमींदार थे उनसे जमीन के बदले में ज़्यादा कर वसूल करते थे और उसके कारण किसान लोग बहुत ही तरह तरह के कर लेने के कारण वो लोग बहुत ही जमींदारों के लगान से वे लोग परेशान थे। तो उन्हें लगा कि अब स्वराज आ गया है, गांधी जी आ गए हैं, तो अब जो है हम लोगों को जमीन पर लगान देना नहीं पड़ेगा। इस तरह का विचार उनका था और किसानों की मांग थी कि लगान खत्म किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। वे लोग जमींदारों की अन्यायपूर्ण नीति के कारण वे जमींदारों को पसंद नहीं करते थे और उनसे जमींदार लोग जो थे बेगार में काम करवाते थे, यानी जो काम वो लोग करते थे उसके बदले में उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। तो वो चाहते थे कि बेगारी खत्म हो और लगान भी खत्म हो। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं आदिवासियों का विद्रोह। आदिवासियों में भी स्वराज का अर्थ उनका अर्थ कुछ अलग था। आदिवासी चूंकि महात्मा गांधी के स्वराज से प्रेरित थे और वो लोग चाहते थे कि स्वराज कायम हो, लेकिन उनका जो मानना था वो स्वराज का अर्थ उनके जीवन में अलग था। वे लोग ये आंध्र प्रदेश जिसे उग्र गुरिल्ला आंदोलन चलाया जा रहा था, वहाँ पर गुडेम
पहाड़ियों में 1920 ईस्वी में उग्र आंदोलन चलाया गया। वहाँ आंध्र प्रदेश में के पहाड़ों में गुडेम जनजाति के लोग रहते थे और वे लोग उग्र आंदोलन चला, चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा पर विश्वास करते थे, लेकिन ये लोग उग्र तरीके से ये लोग आंदोलन चला रहे थे। और जिस इनके आंदोलन को उग्र गुरिल्ला आंदोलन कहते हैं, जिसमें लोग छिप कर वार करते हैं। यदि कोई आदमी पार हो रहा है, अंग्रेज को मारना चाह रहे, तो वे लोग छिप कर उन पर वार करते थे। इसी को गुरिल्ला आंदोलन कहते हैं। इसमें लोग घने जंगलों में छिपकर वार किया करते थे और इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। वहाँ के जो एक चमत्कारी बाबा थे, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, और उनका विश्वास था कि वे ईश्वर के अवतार है। उन लोगों का मानना था कि राजू जो है वो ईश्वर के अवतार हैं, वे लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती हैं। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। वे लोगों को खादी पहनने और शराब पीने से मना करते थे। लेकिन ये महात्मा गांधी तो अहिंसा के पूजक थे, जबकि ये गुरिल्ला युद्ध हिंसा कर कर ये लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन का यहाँ पर अर्थ अलग है। और 4 साल के बाद 1924 में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन लोगों के बीच वे महानायक रहे। अब हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव बंगाल मजदूरों पर किस तरह से पड़ा। बंगाल के मजदूर जो थे, वे लोग आज़ादी का मतलब समझते थे कि चार दीवारियों से जब चाहे हम बाहर आ सकते हैं या जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद किया गया था। वे मानते थे कि अब अपने गांवों से वे संपर्क रख पाएंगे। 1859 ईस्वी में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मजदूर असहयोग आंदोलन के बारे में सुने और अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। जब उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो वे लोग सोचे कि अब हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, महात्मा गांधी का राज आ गया है, सो हम लोग अधिकारियों की बात हम लोग को नहीं सुनना है और हम लोग इस चार दीवारी से बाहर निकल सकते हैं, हम लोग अपने घर को जा सकते हैं। इसलिए वे लोग क्या किए कि बागान को छोड़ दिए और अपने घर चल दिए। उनको लग रहा था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन रेलवे, जब वो लोग जा रहे थे तो रेलवे और स्टीमर जो थे वो हड़ताल के कारण बंद थे और इस कारण से वे रास्ते में फंस गए। और जब वे फंस गए, रुक गए वहाँ, तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर बहुत पिटाई किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोगों में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का असर अलग अलग था। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गिरमिटिया मजदूर का एक शब्द आया है। गिरमिटिया मजदूर किनको कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर वे ऐसे मजदूर होते थे जो अनुबंध पर काम के लिए विदेशों में ले जाया जाता था। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब बहुत से लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था और इन्हें एग्रीमेंट के आधार पर ले जाया था, इसलिए इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। ये घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा स्थान में घटती है। और यहाँ पर प्रदर्शनकारी लोग जो थे, भारतीय लोग, वे लोग भारत को आज़ाद करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जिस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी। जब वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने देखा कि ये लोग गोली चला दिए, तो वे लोग भी, चूंकि वो लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तो उनमें भी एक बुरी भावना उत्पन्न हुई और वे लोग भी क्या किए कि ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी पर जवाब में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो ये घटना जो है महात्मा गांधी के
सत्य और अहिंसा की लड़ाई को एक अलग दिशा दे दिया। महात्मा गांधी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहते थे, और ये जो चौरी चौरा कांड की घटना थी वो एक हिंसा पर आधारित थी। तो यह देखकर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले गया, क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और असहयोग आंदोलन जो शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का और स्वराज को पाने का जो गांधी जी का सपना था, वो लगा कि ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब हम लोग अगले अध्याय में आगे के बातों को पढ़ेंगे।